नमस्कार मित्रों, सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात को समर्पित हमारे YouTube चैनल सेफ व्हील्स में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, हम धारावाहिक रूप से मास्टर एक्ट MB एक्ट 1988 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बात करते हुए आप तक मैं सारी सूचनाएं पहुंचा रहा हूं कि क्या कानून है देश का, इसका पालन कैसे होना चाहिए, क्या हो रहा है यह अलग विषय है। सभी चालान एक अपराध की तरह होते हैं। MB एक्ट के जो भी चालान होते हैं उनका निर्णय न्यायालय में ही होता है। न्यायालय की प्रक्रिया कितनी जटिल है। लोग कहते हैं कि गांव में कि कचहरी का चक्कर बहुत बुरा होता है, तो आम आदमी कचहरी के चक्कर से बहुत डरता है। साथ ही साथ जितने चालान होते हैं उतने ही मुकदमे होते हैं, जिसकी वजह से न्यायालय के भी मुकदमों का बोझ बढ़ता चला जाता है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लाख चालान निरस्त कर दिए। उसके पीछे बहुत अंदर की बात यही थी। तो सरकार ने जनता को कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े और न्यायालय पे मुकदमों का बोझ न पड़ना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। MB एक्ट की धारा 200 ये कहती है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनका कि मौके पर ही इन्फोर्समेंट के जो भी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी या ARTO के अधिकारी हैं, वो मौके पे ही उनका समन शुल्क कर सकते हैं। समन का मतलब जो आपने नियम का कानून का उल्लंघन किया उसको कुछ दंड देकर उसका समन कर देना, इसको समन शुल्क कहा जाता है। जुर्माना नहीं कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, यह समन शुल्क है, जुर्माना नहीं है। इसमें कोई सजा नहीं है, यह समन शुल्क, इसमें कोई चालान नहीं होता है। केवल आपकी गलती पकड़ी गई, आपने समन शुल्क जमा किया और रसीद कटी, आप घर चले गए। इसमें कोई डीएल के पीछे पृष्ठांकन भी नहीं होता कि आगे आपके लिए इसकी कोई गिनती गिनी जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा शासनादेश जारी किया। उस पर हम कभी फिर आपसे बात करेंगे, बहुत विस्तृत शासनादेश है। तो उस शासनादेश में उन्होंने MB एक्ट के हर उल्लंघन का समन शुल्क निश्चित कर दिया। आप उतना समन शुल्क मौके पर ही जमा करके आप अपने यातायात के जो उल्लंघन की जो आपसे गलती हुई है उसका आप शमन कर सकते हैं। इन्होंने उस शब्द यूज किया कंपोजिशन, कंपाउंड भी नहीं किया। कंपाउंड लीगल टर्म, इसको जाने रहिएगा। कंपाउंडिंग नहीं कहा उन्होंने, कंपोजिशन कहा, समन कहा। धारा 200 कहती है कि, ध्यान से सुनिएगा, धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182 का, 182 खा, 183, 184, 186, 189, 190 की धारा 2, 192 की धारा का, खा और गा, घा, अंगा, चा, धारा 196 और धारा 198, इतनी धाराओं के जो उल्लंघन के मामले हैं, मौके पर ही आप समन शुल्क जमा करके मामलों को खत्म कर सकते हैं। ये पावर उत्तर प्रदेश सरकार को या किसी भी राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत दिया गया है। अब ये समन कर कौन सकता है, इसके लिए राज्य सरकार को छूट दी गई है कि आप अधिकृत करिए, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया। उसका एक विस्तार से अथॉरिटी लेटर जारी हुआ है, हेड कांस्टेबल से लेकर के पुलिस में, पुलिस महानिदेशक तक, और RTO में विभिन्न रैंक के अधिकारियों को क्या क्या पावर दी गई उस शासनादेश में स्पष्ट निर्देशित किया गया है। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी बात यही है कि यह इन धाराओं पर लागू है जिन धाराओं में केवल जुर्माना है, कारागार की सजा नहीं है, क्योंकि कारागार की सजा का निर्णय फिर न्यायालय ही कर सकता है। साथ ही साथ ये ऐसे मामले हैं जो छोटे मोटे उल्लंघन से, जिनका मौके पर ही समन शुल्क करके उस पूरे मामले को खत्म किया जा सकता है। इस तरह धारा 200 यह व्यवस्था देती है। धारा 200 में एक अब की नई व्यवस्था जोड़ी गई सन 2019 में। इस पे इन्होंने कहा कि यदि माननीय न्यायालय को लगता है कि जो जुर्माने की रकम है वह रकम जमा करने के बाद भी व्यक्ति में सुधार नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस की सजा भी दे सकता है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या होती है? सामुदायिक सेवा
यातायात नियमों का प्रचार, सड़क सुरक्षा नियमों का प्रचार, यातायात संचालन में मदद करना, यातायात के पोस्टर बैनर चिपकाना, यातायात के बोर्डों को साफ करना, ये सब कम्युनिटी सर्विस आती है। यद्यपि इसकी नियमावली अभी प्रख्यापित नहीं हुई है, इसलिए मैं बहुत विश्वासपूर्वक ये नहीं कह सकता हूँ कि सामुदायिक सेवा के नाम पे आपको क्या सेवा दी जाएगी, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में मुझे लगता है कि यही सेवा ही यातायात व्यवस्था में सामुदायिक सेवा के लिए पर्याप्त होगी। धारा 201 एक ऐसा प्रबंध है जो कि बहुत तकनीकी कामों पे नहीं जाता है। अभिलेख नहीं चेक करता है, गाड़ी नहीं चेक करता है, बोर्ड नहीं चेक करता है, ड्राइवर का ड्रंक एंड ड्राइव नहीं चेक करता है। ये एकदम सरपट धारा है। आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दिए और आपकी गाड़ी से ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ गई, ट्रैफिक जाम होने लगा, यातायात का नॉर्मल प्रवाह रुक गया, इसके लिए आपको तत्काल 500 रुपये का जुर्माना कर दिया जाएगा। ये धारा भीड़ भाड़ बचाने की धारा है कि आप गाड़ी खड़ी कर लिए हैं और दरोगा सिपाही लगे हुए हैं, आरसी लाओ, डीएल लाओ, पीयूसी लाओ, बीमा लाओ, फिटनेस लाओ, परमिट लाओ। इतना समय नहीं है, क्योंकि इतनी में तो पूरा का पूरा ट्रैफिक कोलैप्स कर जाएगा। ये झटपट की धारा है। तुरंत आपकी गाड़ी खड़ी हुई, आपकी गाड़ी से जाम लग रहा है, तुरंत आप उसमें जुर्माना जमा करिए और जाइए। आपका नंबर प्लेट नहीं चेक कर रहे हैं, आरसी नहीं चेक कर रहे हैं, आप जाइए। तो ये धारा 201 कहती है कि जब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे अपनी गाड़ी को इस प्रकार से रखेगा कि यातायात का फ्री फ्लो बाधित हो रहा हो, तो उसको 500 रुपये से दंडित किया जाएगा। अब आप कहें सर हमारी गाड़ी तो खराब है, तो आपकी गाड़ी खराब है तो कितने दिन तक वहाँ पड़ी रहेगी, कितने घंटे पड़ी रहेगी? इसलिए आपको तुरंत पुलिस की मदद से गाड़ी को टो अवे कराना चाहिए। टोइंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, या तो किसी वर्कशॉप वाले को फ़ोन करिए, वो तुरंत गाड़ी को टो अवे करे, ताकि उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। इसके लिए युक्त प्रॉब्लम के साइनेज लगाने होंगे। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप वहाँ पे ट्रायंगल वाला पार्किंग लगाएंगे, वो बोर्ड लगाएंगे ताकि लोगों को दिखाई पड़े कि आगे गाड़ी डैमेज है। दोनों एंड पे गाड़ी के 2 लाल रंग के झंडे लगाएंगे या कोन रख देंगे, यानी कि कोई आपको डिमार्केशन करनी है कि अगली गाड़ी खराब हालत में खड़ी है, ऐसा ना हो कि कोई आके टकरा के लड़ जाए। अभी आपने देखा कल ही प्रयागराज में एक गाड़ी बोलेरो खराब थी, लोग सड़कों पे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई आके बनाएगा। एक ट्रक आई, 4 लोगों को कुचल के चली गई। यदि वहां पे सुरक्षा के प्रबंध किए गए होते, गाड़ी से पर्याप्त पहले पर लाल रंग के तिकोना कोन या लाल रंग का कोन या फ्लैग या कोई मार्क लगा होता कि अगली गाड़ी खराब खड़ी है, तो संभवतः ये एक्सीडेंट न हुआ होता। तो धारा 201 कहती है कि यदि ट्रैफिक के फ्री फ्लो में आप बाधा डालते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा। यदि आपकी गाड़ी खराब है तो संबंधित जो एजेंसियां होंगी वो गाड़ी को टो अवे करेंगी, टो अवे के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, लेकिन सड़क को लंबे समय तक खराब गाड़ी से बाधित नहीं रखा जाएगा। धारा 202 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 202 एक बड़ी ही शक्तिशाली धारा है, बड़ी मजबूत धारा है। ये धारा पुलिस को पावर देती है कि एमबी एक्ट का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। फिर से आप नोट करिए, एमबी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस मौके पर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। विशेष तौर पे धारा 185 शराब पी के गाड़ी चलाना, धारा 184 खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती का जंप, स्टॉप लाइन का जंप, मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, रॉन्ग साइड चलना, ये सब 184 में डेंजरस ड्राइविंग है। तो डेंजरस ड्राइविंग करते हुए पुलिस बिना वारंट आप गिरफ्तार कर सकती है। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। धारा 197 चोरी की गाड़ी चलाते समय पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। 197 की उपधारा 2 लूट की गाड़ी चलाते समय
लूट कर ली गई गाड़ी चलाते समय पकड़े जाने पर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यदि आप एमबी एक्ट का उल्लंघन करते हुए पुलिस अधिकारी द्वारा रोके गए हैं और पूछने पर अपना नाम पता नहीं बता रहे हैं, पुलिस बिना वारंट आपको तत्काल गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार से जो आपकी गाड़ी है, आपकी गिरफ्तारी के बाद उस गाड़ी को पुलिस अपने कब्जे में ले सकती है। अब इसमें छोटे छोटे से कैच हैं जिसको मैं आपको बता दूं। धारा 185 नशे की हालत में गाड़ी चलाने का संदेह होने पर यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी को बिना वारंट गिरफ्तार कर लेता है तो वो या तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय भेज देगा, या फिर मेडिकल टेस्ट में यह पाया जाए कि शराब ब्लड में मानक से कम है तो वो उसको छोड़ देगा। इसी प्रकार से नाम पता नहीं बता रहे हैं आप, तो आपको गिरफ्तार बिना वारंट के कर लिया गया तो आपके नाम पता का सत्यापन होने के उपरांत छोड़ देगा, और सत्यापन नहीं हुआ तो वो आपको संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। मजिस्ट्रेट चाहे तो आपको जमानत दे दे या उठा के आपको जेल भेज दे। तो धारा 202 इतनी महत्वपूर्ण धारा है। आपकी गाड़ी कब्जे में ले लेगा, या तो किसी आपके पापा चाचा ताऊ को सुपुर्द कर सकता है, या सरकारी थाने के मालखाने में जमा कर सकता है, या किसी आदमी की अभिरक्षा में दे सकता है कि आप इसके अपनी कस्टडी में रखो, जाने न पाए। ये गाड़ी के आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। एमबी एक्ट के किसी भी उल्लंघन में गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन ये 4 विशेष हैं: 184, 185, 197 और 197 की उपधारा 4। नाम पता बताने से अगर आप इनकार करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी तय है। तो कृपया सड़क पे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से न उलझें, क्योंकि यह पावर आरटीओ को भी नहीं दी गई है। आरटीओ साहब गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो सारा जुर्माना कर सकते हैं, लाखों रुपया जुर्माना कर सकते हैं, गाड़ी सीज कर सकते हैं, लेकिन बिना वारंट गिरफ्तार वो नहीं कर सकते। यह पावर केवल पुलिस अधिकारी को मिली है। और पुलिस अधिकारी का मतलब पुलिस अधिकारी, सिपाही से लेके पुलिस महानिदेशक महोदय तक को ये शक्तियाँ प्राप्त है। आप वहाँ भी नहीं चैलेंज कर सकते हैं कि साहब वो दरोगा जी गिरफ्तार करेंगे, ना, सिपाही भी गिरफ्तार करने को सक्षम है इस मामले में। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये अलग बात है कि गिरफ्तारी के समय बीएनएसएस द्वारा निर्धारित सभी कानूनों का पालन होगा, मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, कंट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा, गिरफ्तारी का मेमो बनाया जाएगा, ये सारी प्रोसेस पूरी की जाएगी। लेकिन बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। एमबी एक्ट के अलावा भी आप जानते हैं बीएनएसएस में गिरफ्तारी है, बीएनएस के अपराधों में गिरफ्तारी है, एनडीपीएस में गिरफ्तारी है, शराब में गिरफ्तारी, आबकारी में गिरफ्तारी, लेकिन एमबी एक्ट में गिरफ्तारी की पावर बहुत शक्तिशाली है। पुलिस अधिकारी यातायात नियमों के उल्लंघन में बिना वारंट गिरफ्तार करने को अधिकृत किया गया धारा 202 द्वारा। धारा 203 और धारा 204 ये दोनों धारा 185 के सहयोगी धाराएं हैं। अब एक्ट में इतना दूर क्यों लाया गया, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसको इतना दूर क्यों रखा गया। धारा 185 के तुरंत बाद रखना जाना चाहिए था। नशे की हालत में यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो धारा 203 कहती है कि उसका श्वास परीक्षण होगा, जो मैंने आपसे बताया था कि ब्रीथ एनालाइजर लगा के फूंका जाएगा और पेट की अल्कोहल की जो वेपर है, वाष्प है, वो सेंसर पे टकराएगी और वो ब्रीथ एनालाइजर बता देगा कि कितना शराब पिया हुआ है आदमी। ये धारा 203 कहती है। और इसमें कहती है, जो सबसे मज़ेदार बात है, कि पकड़े जाने के यथाशीघ्र उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, उसका ब्लड सैंपल तत्काल ले लिया जाएगा। ऐसा ना हो कि वो पानी 1 आध बोतल पी ले, 1-2 बार टॉयलेट हो जाए तो अल्कोहल समाप्त हो जाए, तुरंत आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो ऐसे संदेह में पकड़ा गया है और वो ब्लड टेस्ट कराने से या श्वास परीक्षण कराने से मना करता है तो यह माना जाएगा वो पूरी तरह से नशे की हालत में। तो यदि आपसे कोई कहे कि ये ब्रीथ एनालाइजर इसमें फूंको तो आप उसमें मना मत करिएगा। बड़े सारे वीडियो आए थे, अरे साहब ये तो झूठा है, अरे साहब ये तो इसमें हाइजीन की प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे साहब ये नुकसान करता, मैं तो नहीं फूंकूंगा। अगर आप फूंकने से मना करते हैं ब्रीथ एनालाइजर के
सेंसर पर या ब्लड सैंपल देने से मना करते हैं तो ये माना जाएगा, ये कन्फर्मेशन है, ये पुलिस के पास पावर है कि अब आपको घोषित कर देगी कि आप शराब पिए हैं और आपका 185 के तहत चालान वो कर सकता है। उसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें दी गई हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को डॉक्टर ने लिखा हो कि इनको 50 ml अल्कोहल प्रतिदिन जरूरी है। ऐसे केसेस पहले तो गुजरात राज्य में जो ड्राई स्टेट था वहाँ बहुत आते थे, लोग डॉक्टरों से लिखवा लेते थे अपने प्रतिदिन की खुराक। तो अभी इधर बिहार राज्य में भी ये प्रचलन आया है, यानी कि जहाँ ड्राई स्टेट है वहाँ पे कुछ लोगों ने इसको एक मीडियम बना रखा, डॉक्टर से लिखवा लेते हैं कि साहब अगर इनको 50 ml अल्कोहल न दिया गया तो इनकी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ये मर सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, कुछ होगा, डॉक्टरी का मामला है, लेकिन उसमें पर्चा होना चाहिए। उसकी छूट दे देंगे। ये कह रहे हैं कि अगर कोई मनोरोगी है उसको जैसे ना कूल डाउन करने के लिए, मनोरोगी पागल टाइप के एग्रेशन बहुत होता है ना, तो उसके लिए उनको ड्रग्स दिया जाता है, ओपीएम है या ओपीएम के बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वो ऐसा लिया है तो वो मेडिकली अनफिट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको दवा दी गई है, वो पीछे बैठा हुआ या जो भी कंडीशन है, यानी कि ये धारा कहती है कि कोई भी मेडिकली नीड जिसको है, मेडिकल रिक्वायरमेंट जिसको है, चाहे वो ड्रग्स की हो या फिर अल्कोहल की हो, उसका चालान इसमें नहीं किया जाएगा। धारा 205 कहती है कि कोई भी व्यक्ति, जो मैंने आपसे कहा कि अगर नमूना देने से इनकार करता है, ब्लड सैंपल देने से इनकार करता है, तो पुलिस यह विश्वास करेगी कि आप नशे की हालत में हैं, और धारा 205 कहती है कि फिर आपको वो गाड़ी चलाने नहीं देगी, पुलिस आपकी गाड़ी ले लेगी। यदि आपके साथ कोई साथी बैठा है जो स्वस्थ है, वो भले चला ले, लेकिन अगर आप अकेले चलाने हैं तो पुलिस आपको गाड़ी चलाने नहीं देगी, यह मानते हुए कि आप नशे की हालत में, या फिर आप सहयोग करिए, अपना श्वास टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए। तो ये धारा 205 के तहत ये प्रावधान दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं धारा 206, जिनसे रोज आपका पाला पड़ता है। धारा 206 कहती है कि गाड़ी से जुड़े हुए कागजात को पुलिस कब्जे में ले सकती है। आप रोज देखते होंगे वो डीएल ले लेती, नत्थी कर देती, आपकी आरसी ले लेती है, या कोई भी ऐसा कागज जो आपको प्रमाणित करने वाला हो उसको ले लेती है। तो ये कहते हैं कि यदि लगता है पुलिस अधिकारी को कि जो कागज पेश किए गए मेरे सामने, डीएल, आरसी, पीयूसी, परमिट, फिटनेस, ये कागज गलत हैं, झूठे हैं, तो वो इन कागजों को कब्जे में लेकर के ड्राइवर से कहेगा कि हमको 10-15 मिनट के अंदर इसको वेरीफाई, प्रूफ कराओ कि सही है। तो आप कैसे प्रूफ करा सकते हैं कि सही है? या तो आप एम परिवहन पे हमें दिखा दीजिए, एम परिवहन पे दिखा दीजिए, या किसी व्यक्ति को बुला लीजिए जो इनके ओरिजिनल और सही कागज ले आके आपको दिखा दे, या फिर किसी से अंडरटेकिंग दिलवा दीजिए। जैसे आप ही की कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसकी दूसरी गाड़ी आके अंडरटेकिंग देते, नहीं सर ये हमारी कंपनी है, हमारे कागज सही है। एक तो काम पुलिस अफसर ये कर सकता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि यदि चेकिंग के दौरान कोई उल्लंघन का दोषी पाया जाता है और उसका चालान होता है तो उस चालान को कोर्ट भेजा जाएगा। और अगर पुलिस को लगता है कि ये आदमी कोर्ट जाएगा नहीं, कोर्ट कैसे जाएगा? मान लीजिए कि कोई गाड़ी नागालैंड की, उसका चालान लखनऊ में हो गया, तो कोर्ट क्यों जाएगा? एक बार नागालैंड चला गया, वहाँ से कौन आएगा यहाँ पेश होने? लेकिन अब न्यायिक प्रक्रिया तो पूरी करनी है। तो इसके लिए पुलिस अधिकारी को ये पावर दी गई है कि वह चाहे तो उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में ले ले, चालान के साथ उसको नत्थी करके न्यायालय भेज दे, तब तो वह व्यक्ति न्यायालय जाएगा डीएल छुड़ाने ना, क्योंकि अब तो डीएल दोबारा बन नहीं सकता। तो 206 में ये दो कंडीशन हो गई जब वही कब्जे में ले सकता। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि पुलिस या एआरटीओ अगर किसी का डीएल कब्जे में लिए हैं तो उसको एक रसीद देंगे, एक एक्नॉलेजमेंट देंगे कि हाँ हमने आपका डीएल लिया है। और वो एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद उस पर एक तारीख लिख देंगे, 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जो भी दिन लिख देंगे उतने दिन तक वह वही रसीद दिखा के गाड़ी चला सकता है। वह रसीद ही उसका डीएल है।
लेकिन उतने ही दिन तक, उसके बाद नहीं। यदि कोई पुलिस अधिकारी आपका डीएल कब्जे में ले लेता है और आपको रसीद दे देता है और उस पर कुछ दिनों की संख्या लिखता है कि इतने दिन में इसको छुड़ा लें, तो उतने दिन तक वह रसीद ही डीएल का काम करेगी और आप उसी पे गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद गाड़ी चलाते हैं तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी से लेकर जुर्माने तक के जो भी कानून लागू होंगे उसमें आपका चालान किया जाएगा। ये कहते हैं कि 206 के नियम 4 में कि यदि चालक ने, ये धाराएं मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इनका अपराध किया है 183 ओवर स्पीडिंग, 184 डेंजरस ड्राइविंग, 185 ड्रंक एंड ड्राइव, 189 रेसिंग और स्टंट, 190 अनसेफ गाड़ी और पोल्यूटिंग गाड़ी, 194 गा बिना सीट इन लॉक्ड के, 194 घा बिना हेलमेट के, 194 अंगा आपातकालीन वाहनों को रास्ता ना देने का। अगर आप इतना काम करते हैं तो इतने में आपका डीएल पुलिस अधिकारी ले लेगा और धारा 19 के तहत उसको निरस्त करने, जब्त करने या सस्पेंड करने के लिए आरटीओ को भेज देगा। धारा 19 में बड़ी सीमित शक्तियां थीं, लेकिन उनको धारा 206 की उपधारा 4 में बहुत बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा कि 183, 84, 185, 189, 190, 194 में आपका डीएल कैंसिल भी हो सकता है। और धारा 206 में पावर पुलिस को मिली है कि आपका डीएल कब्जे में लेकर के आरटीओ को कार्रवाई के लिए भेज दे। तो एक तरह से धारा 206 ड्राइवर पे कंट्रोल करने की धारा है, ये ड्राइवरों पर नियंत्रण करती है। अब एक धारा और आगे बढ़ा जाए धारा 207 पर, तो धारा 207 गाड़ी पे कंट्रोल करने की है। ये गाड़ी पे कंट्रोल करती है, किस चीज़ पे? रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और परमिट, इन दोनों के बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो धारा 207 के तहत यह पावर है कि आपकी गाड़ी ही कब्जे में ले ली जाए, या फिर अन्य शर्तें पूरी हो रही हैं तो आपकी आरसी कब्जे में ले ली जाए। ध्यान रखिएगा कि बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना परमिट के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, साथ ही साथ आप धारा 3 और 4 यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन कर रहे हैं, धारा 39 यानी कि आप पंजीकरण का उल्लंघन कर रहे हैं, धारा 66 यानी कि आप परमिट के कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसी दशा में यदि पुलिस अधिकारी और एआरटीओ को चाहे तो वह गाड़ी को अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा में ले सकता है। इसको कहते हैं गाड़ी को सीज कर देना। बोलचाल में आप लोग यही बोलते हैं, धारा 207 में सीज कर दी गई गाड़ी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जब सीज हो जाएगी तो राज्य सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तर के अधिकारियों को अधिकृत किया है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बार चालान हो जाने के बाद, चालान के पहले तो समन शुल्क के अलग अलग अधिकारी हैं, लेकिन यदि गाड़ी का चालान हो जाता है तो इसकी कुछ पावर डिप्टी एसपी सर्किल ऑफिसर को दी गई है, एडिशनल एसपी को दी गई है, एसीपी को दी गई है। अब तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन के अंदर ही वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। तो 3 दिन का समय आपके पास है। यदि आप 3 दिन के भीतर अपने एसीपी, अपने डिप्टी एसपी, अपने सीओ के ऑफिस में चले जाते हैं, अपने एआरटीओ ऑफिस में चले जाते हैं तो गाड़ी छूट सकती है, नहीं तो वो वर्चुअल कोर्ट में चली जाएगी। 1 महीना वर्चुअल कोर्ट में आपके डील करेंगे, अगर डीलिंग वहाँ नहीं हो पाई तो आपको न्यायालय से इसको छुड़ाना पड़ेगा। तो धारा 207 का ये पावर आपको मिलती है जो कि गाड़ियों के सीजर को और उनके मुक्ति को रेगुलेट करती है। इसमें जो जुर्माने हैं इसमें बड़ा खेल होता है और आपको जानना इसलिए ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि आप जनता भी हैं और मेरे पुलिस अधिकारी भी जो साथ हैं वो भी जान लें। ऐसा नहीं करेंगे कि आप 207 में सीज गाड़ी की धारावाहिक आप जोड़ने लगेंगे कि बिना डीएल का 1000, बिना परमिट का 10,000, बिना आरसी का 5,000, बिना पीयूसी का 2,000, ऐसे जोड़ के आप 90,000 का बिल उसका बना दे। अगर उसने 207 में सीज होने के बाद आपको सारे मूल कागज दे दिए तो सीएमबीआर की धारा के तहत, साथ ही साथ 177 MB एक्ट के तहत केवल 500 रुपये का फाइन आप कर सकते हैं। दोबारा अब इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते कि आप लगेंगे सबका पैसा जोड़ने। उसकी सिर्फ गलती इतनी थी कि मौके पे वो सारे कागज मूल रूप से नहीं थे बस।
ऐसा नहीं कि आप इसमें लगे जोड़ने, धारावाहिक 90,000 जोड़ दिए, 1 लाख का चालान कर दिए। आजकल हमारे तमाम TI TSI इस तरह के हैं जिनका सोशल मीडिया में आता रहता है कि वो किसी गाड़ी वाले से नाराज़ होकर 50,000 60,000 उसके चालान कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं मित्रों कि आप 50,000 60,000 का चालान हो गया तो आप घबरा जाइए ना, आप घबराइए मत। ना तो पुलिस के किसी क्लर्क से घबराइए, ना कोर्ट के वकील से घबराइए, क्योंकि उतना जुर्माना आपको नहीं देना, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल कागज पहले से मौजूद है, केवल मौके पर नहीं थे। तो आप इनका समन शुल्क सस्ते में छुड़ा सकते हैं, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं रहेगी। धारा 208 है। धारा 208 कहती है कि किसी भी मामले का संक्षिप्त विचारण होगा, समरी ट्रायल इसको कहते हैं। समरी ट्रायल का बहुत सीधा सा मतलब बता दूं, बहुत कानूनविद तो मैं नहीं हूं, सीधी सी एक बात बता दूं। आप न्यायालय में जाइए, एक एफिडेविट दीजिए कि श्रीमान जी मुझसे गलती हो गई, मैं जो भी जुर्माना हुआ देने को तैयार हूँ। वो तुरंत आपको जुर्माना दे देंगे, आप जमा करिए और आप मुक्त हो गए। इसको कहते हैं समरी ट्रायल। इसमें कोई बहस मुसाहिबा नहीं होती है, इसमें कोई बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लॉयर नहीं आते, तारीखें नहीं लगती हैं कि सनी देओल की तरह सुन के कि तारीख पे तारीख तारीख पे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीधे जाइए न्यायालय में, एक एफिडेविट दीजिए, श्रीमान जी मैं फला फला गाड़ी का मालिक हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, मैं गलती स्वीकार करता हूँ, जो भी समन शुल्क होगा, जो भी जुर्माना होगा मैं देने को तैयार हूँ। न्यायालय जो भी 1,500 2,000 जुर्माना कर दे, जमा कर दीजिए, गाड़ी की फुर्सत लीजिए। ये होता है समरी ट्रायल। धारा 208 समरी ट्रायल की प्रावधान करती है। ये कहती है कि चालान न्यायालय में दाखिल हो जाए तो आप स्वयं जा सकते हैं, या आप किसी अपने वकील को भेज दीजिए, उसके साथ अपना एक एफिडेविट भेज दीजिए जिसमें कि आपने गलती स्वीकार कर ली है, और तीसरा अपना DL भेज दीजिए ताकि प्रमाणित हो कि आप ही है। तुरंत आप दीजिए, तुरंत न्यायालय आदेश करेगा। जो आदेश कर देता है वह जुर्माना जैसे ही जमा करते हैं तो आपकी गाड़ी के कागज मिल जाएंगे, आपकी गाड़ी वहां से छूट जाएगी, यानी कि आपकी गलतियों का समन हो गया। इसके बाद ये कहते हैं कि इसके बाद न्यायालय और कोई भी एक्शन नहीं लेगा, जैसे कि आपका DL नहीं रिकमेंड करेगा कि इनको कैंसिल कर दीजिए या निर्धारित कर दीजिए, इनको सस्पेंड कर दीजिए। ये सब कदम न्यायालय 208 के तहत फिर नहीं उठाएगा। तो धारा 208 जो है ये संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल की धारा है, और इस समरी ट्रायल में इस केस का डिस्पोजल ऐसे हो जाता है, कन्फिस्केशन भी कभी कभी कहते हैं, आत्मस्वीकृति, हाँ साहब मुझसे गलती हो गई। आप जानते हैं धरती का कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से यदि गलती मान ले तो उसको क्षमा न कर दे। तो हमारे यहाँ भी वही प्रावधान है कि धारा 208 में। धारा 209 की एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा आ रही है जिसके बारे में मैं आपसे बहुत स्पष्ट बता दूं। धारा 183 और धारा 184। धारा 183 आपको याद होगा, ओवर स्पीडिंग की धारा है, और धारा 184 आपको याद होगी, डेंजरस ड्राइविंग की धारा है। धारा 209 कहती है कि किसी भी व्यक्ति का चालान और उसको दोष सिद्ध, यानी कि उसको कन्विक्ट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि जहां गाड़ी उसकी पकड़ी गई उसके पहले कोई चेतावनी ना लगी हो। यानी कि कॉशनरी बोर्ड, मैंडेटरी बोर्ड, जो मैंने 3 रोड साइनेज बताए हैं, उसमें से पहले दोनों अगर लगे होंगे तभी चालान होगा। यानी कि जहां आपका चालान हो रहा है उसके पहले कहीं पे ओवर स्पीडिंग का प्रतिबंधित का बोर्ड लगा हो, स्पीड लिमिट लिखी हुई हो, डेंजरस ड्राइविंग के लिए मार्क करता हुआ स्टॉप लाइन का चिन्ह लगा हो, रेड लाइट का चिन्ह लगा हो, ये सारे चिन्ह लगे होने चाहिए। ये कहते हैं कि यदि अपराध किए जाने के समय गाड़ी के चालक को चेतावनी दी गई थी तभी उसका चालान और उसका ट्रायल किया जाएगा, अन्यथा ट्रायल नहीं किया जाएगा। अब इसको कैसे साबित आप करेंगे? अगला आदमी चालान के खिलाफ गया, उसने बताया कि साहब हमारी गाड़ी फला चौराहे पकड़ी गई और उसके 2 किलोमीटर पीछे तक कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि आगे लाइन लाल बत्ती है, या आगे स्टॉप लाइन है, या ओवर स्पीडिंग मैं हूँ, या वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा है, या वहाँ पर कोई रोड साइनेज नहीं लगाया गया। तो रोड साइनेज के बिना धारा 183 और 184 का चालान नहीं किया जाएगा, ट्रायल नहीं किया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी।
इस चीज़ को बहुत स्पष्ट आप जानिए, इस मुद्दे पर आप किसी से भी लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि यदि आपने किसी व्यक्ति का चालान 183-84 में कर दिया, चलिए आपने कर दिया, तो 14 दिन के भीतर आप उसको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका चालान यहाँ हो गया है। ये पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति का चालान एमबी एक्ट की धारा 183-184 में होता है उसको सूचित करेगा जाकर कि आपका चालान हो गया है और फला न्यायालय में आपका चालान रखा हुआ है या फला अधिकारी के यहाँ रखा हुआ, आप जाइए। पुलिस वाले क्या करते हैं ना, उसी चालान के नीचे छोटा सा फर्रा रहता है, उसी दस्तखत करा लेते हैं, उसमें लिख देते हैं कि आप 14 दिन के भीतर क्षेत्र अधिकारी फला, ARTO फला या न्यायालय फला में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो वो तो अपना काम चला लेते हैं, लेकिन ये जरूरी है, मैंडेट है, ये मैंडेटरी चीज है। और कह रहे हैं कि 28 दिन के भीतर न्यायालय से सम्मन निकलवा के उस पर तामील भी करके आएंगे आप। ऐसा नहीं कि चालान करके आप भूल गए, CO साहब के यहाँ, ACP साहब के यहाँ भेज करके भूल गए, RTO के यहाँ भेज करके भूल गए, न्यायालय भेज करके भूल गए, ऐसा नहीं होगा। फिर वहाँ से एक नई नोटिस सम्मन निकलवा के न्यायालय से 28 दिन के भीतर आप उसको तामील करवाएंगे, तब न्यायिक प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी, ताकि वो नेचुरल जस्टिस के तहत अपने बचाव के लिए न्यायालय में खड़ा हो सके। उसको पता ही नहीं है, आप ये चालान पीछे से फोटो खींच के किए पड़े हुए, उसको मालूम नहीं मेरा चालान हो गया। हालांकि परिवहन विभाग ने अभी एक ऐप जारी कर दिया है और उस ऐप चैट बॉट करके एक उन्होंने ऐप जारी किया है। उस चैट बॉट के तहत हर चालान की सूचना आपके पंजीकृत मोबाइल फ़ोन पे जा रही है और ये सूचना वैध भी है। यही जो सूचना 14 दिन के भीतर वाली है, ये उसी कॉलम को पूरा करने के लिए चैट बॉट का ये विकास किया उन्होंने। हमारे यहाँ भी जो ई चालान पुलिस करती है उसका भी मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाता है। अभी मैंने पिछले दिनों आपसे बताया था कि अपना मोबाइल नंबर हर गाड़ी में लिंक करा दीजिए, सही करा दीजिए, नहीं तो कुछ दिन बाद आपकी कोई सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। क्योंकि आपसे मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश परिवहन ने 45 सेवाओं को फेसलेस कर दिया है, यानी कि अब ऑफिस नहीं जाएंगे, आपके नंबर पे OTP आएगी, आपके नंबर पे मैसेज आएगा, आपके नंबर से ही उसका वेरिफिकेशन होगा। तो हर गाड़ी का मालिक ये सुनिश्चित कर ले कि उसकी RC में उसका वैध मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार से ये कहते हैं कि 14 दिन में आदमी को पुलिस सूचना दे और 28 दिन में न्यायालय का सम्मन तामीला कर दे। लेकिन कोर्ट कहती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिस पते पर उसने गाड़ी रजिस्टर्ड कराई है वहाँ से चला गया, उसने अपडेट नहीं किया, या वह व्यक्ति स्वयं कहीं तीर्थ यात्रा पे चला गया, पढ़ने चला गया, किसी मेडिकल पर्पज से दूर चला गया और ये 14 दिन और 28 दिन की अवधि पूरी नहीं हो पाई तो उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा। फिर उसको वैध माना जाएगा कि चलो इस 14 दिन को बढ़ा के अगली तारीख तक तामीला कर दिया जाए। तो इस तरह से धारा 209 एक तरफ जहां जनता को सुविधा देती है न्यायिक प्रक्रिया से, रोड साइनेज के मामले में और सूचना के मामले में, वहीं पुलिस को भी छूट देती है कि यदि वही व्यक्ति भागा भागा फिर रहा है जिस पे नोटिस तामील होनी है, जिस पे सम्मन तामील होना है, तो इसमें पुलिस की गलती नहीं मानी जाएगी। तो ये रहा धारा 209। आगे बढ़ते हैं धारा 210। धारा 210 कहती है कि यदि किसी भी अपराध में जिसका कि विचारण किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है, BNS के अपराध हैं या जो 11-1200 अधिनियम बने हुए हैं उन अधिनियमों का अपराध है और इन अपराधों में गाड़ी इस्तेमाल हुई है। इन अधिनियमों में मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल, कार, ट्रक, बस, इसका इस्तेमाल हुआ। जो पंजीकृत वाहन है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो जो न्यायालय है अगर उसने उस मामले में उसको दोषी पाया है तो गाड़ी को देखते हुए वह उस गाड़ी की DL और RC के संबंध में कार्यवाही करने के लिए संबंधित RTO को पत्र भेजेगा, जैसा कि मैंने आपको धारा 22 में बताया था कि न्यायालय सजा देने के बाद एक इंडोर्समेंट करेगा और उसकी चिट्ठी भेजेगा ARTO को। उसी प्रकार से धारा 210 में भी प्रावधान किए गए हैं। धारा 210 का कहती है कि राज्य सरकारें चाहें तो दंड में वृद्धि कर सकती हैं।
मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो समन शुल्क है वो जुर्मानों से भी ज़्यादा है। जो न्यायालय में जुर्माने कोर्ट आप पे लगाती है उससे ज़्यादा है समन शुल्क उत्तर प्रदेश में। तो ये ज़्यादा कैसे लगा पाए हैं? धारा 210 का में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि मैं आपसे बता दूं भारी जुर्माने केवल इसीलिए लगाए गए हैं ताकि सड़क दुर्घटना ना हो, लोग सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। ये कोई अवैध वसूली की धारा नहीं है। आप गलती नहीं करेंगे तो आप पे जुर्माना क्यों लगाया जाएगा? और अगर आप सही हैं तो लाखों रुपए जुर्माना, आपसे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जिसने गलती की है उसके ऊपर हैवी पेनाल्टी इसीलिए लगाई गई है ताकि अन्य लोगों को इससे शिक्षा मिले और लोग यातायात नियमों का पालन करें। धारा 210 की उपधारा ख कहती है, ये मजेदार धारा है, इसको आप खूब अच्छे से जानिए। 210 ख कहती है कि जो अधिकारी यातायात नियमों के प्रवर्तन के लिए ड्यूटी पर लगे हैं, अगर वो खुद यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर दुगुना दंड दिया जाएगा। जैसे पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी में हर पुलिस वाला नहीं, जिस थाने का पुलिस अधिकारी है, अगर वो अपने थाने में एमवी एक्ट का उल्लंघन करता है, दूसरे थाने में तो आम आदमी माना जाएगा। वह जिसकी अथॉरिटी है अपने थाना क्षेत्र में कोई सीओ है, अपने सर्किल क्षेत्र में कोई एसपी है, अपने ज़िले में कोई एआरटीओ है, अपने ज़िले में अगर वो एमवी एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो धारा 200 ख कहती है कि उनके ऊपर जो नियत दंड है दुगुना लगेगा। यानी कि अगर 3 महीने का कारावास है तो उनको 6 महीने का दंड जेल मिलेगी। अगर उस पर 1000 रुपया जुर्माना है तो उन पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। तो मैं आपको जागरूकता के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कल से आप लोग मोबाइल और वीडियो लेके चढ़ पड़िए पुलिस वालों के ऊपर या अपने थाने में बिना हेलमेट घूम रहे हर सिपाही की वीडियो बना चालान कराने की मांग करिए। ये जागरूकता के लिए मित्रों ये लेक्चर है। कानून की बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जानिए कि सत्य क्या है, लैंड ऑफ लॉ क्या कहती है, देश का कानून क्या कहता है, पुलिस के कर्तव्य क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। तो 200 ख कहती है कि जो व्यक्ति प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है अपनी अधिकार क्षेत्र में, यदि वो खुद गलती करता है तो उसके ऊपर दुगुना दंड लगेगा। धारा 210 की उपधारा ग कहती है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो हाईवे की डिजाइन के लिए, मेंटेनेंस के लिए इत्यादि विषयों के लिए कानून बना सकती है। धारा 210 की घ कहती है कि एनएचआई के अलावा, एनएच के अलावा जो सड़कें हैं, एनएच के अलावा जो सड़कें हैं जैसे स्टेट हाईवे हैं, एमडीआर हैं, डीडीआर हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, इन सड़कों के संबंध में अपने मानक बना सकती है, उनके नियम बना सकती है, उनके डिजाइन के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए अलग से अपने धारा 210 की धारा घ के तहत राज्य सरकारें अपना कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से मित्रों अध्याय 13 पूरा होता है। एमवी एक्ट में दंडात्मक व्यवस्था धारा 210 पे ही जाके पूर्ण होती है। इसके बाद मात्र एक अध्याय बचता है जो अध्याय 14 है, जो विभिन्न प्रकार के सिविल मैटर से जुड़ा हुआ है। सिविल मैटर जैसे आरटीओ का पद, आरटीओ का कार्यालय, फीस की पावर, पद नाम, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रूप, ये सब चीज़ें लगभग 6-7 धाराओं में धारा उपधारा करते हुए इन्होंने 217 का तक में समाप्त किया। जैसे धारा 211 कहती है कि किसी नियम में, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा नियम बनाया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का जो फीस है वह फीस लेने के लिए संबंधित राज्य सरकार अधिकृत होगी, चाहे उसके लिए केंद्र ने कोई कानून बनाया हो चाहे ना बनाया हो। परंतु सरकार यदि लोकहित में चाहे तो ऐसे विशेष आदेश दे करके ऐसे फीस से छूट दे सकती है। मैंने आपसे बताया था ना, फीस क्या होती है? फीस होती है सेवाओं के बदले में लिया जाने वाला पैसा, उसको फीस कहते हैं। जैसे परमिट है, परमिट का पैसा अलग आप जमा करते हैं, फीस अलग जमा करते हैं।
रिन्यूअल कराते हैं आरसी की, डीएल की, उसका फीस जमा होता है, उसकी एक अलग से फीस जमा होती है। धारा 211 का कहता है कि जो भी एमबी एक्ट के तहत कागज हैं उन कागजों को डिजिटल रूप में रखा जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है और तैयार किया जा सकता है। ये फेसलेस जो व्यवस्था हुई है डॉक्यूमेंट्स की, 45 सेवाओं की, वो धारा 211 का के तहत ही हुई है। यही वो छूट देता है कि कागज का फिजिकल फॉर्म नहीं रहेगा, आप डिजिटल फॉर्म में कागज दे सकते हैं, पा सकते हैं, रख सकते हैं। नियम 212 कहता है कि नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। ये जो एक्ट है ना, ये बना के जेब में नहीं रखे जाएंगे। सरकार हर कानून के साथ यही करती है, वो बताती है कि इसको तुम बक्सा में नहीं बंद करोगे, इसका प्रचार प्रसार कराओगे। प्रचार प्रसार कैसे होता है? नंबर 1 इन्होंने कहा कि इसको राजपत्र में प्रकाशित करें। जो गजट है, गजेटियर ऑफ इंडिया है, गजेटियर है यूपी का, उसमें प्रकाशित आप करिए राजपत्र में। दूसरा इन्होंने कहा कि इस कानून को विधानमंडल के समक्ष रखिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे विधानसभाओं में, लोकसभाओं में बैठे हैं, वो जानेंगे तो वो अपने क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो अन्य माध्यम हैं उन अन्य माध्यमों से भी नियमों, कानूनों का, स्कीमों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और अगर कोई माध्यम नहीं काम करेगा तो हम जैसे लोग मैदान में आ चुके हैं, आपको एक एक नियम कानून पढ़ पढ़ के बताएंगे, छुपने तो देंगे ही नहीं कुछ फाइलों में। सारे कानून आप तक हम पहुंचाएंगे, एमबी एक्ट से संबंधित बहुत ऐसे कानून देश में हैं। धारा 213 कहती है कि मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार ने इसी नियम के तहत आरटीओ और एआरटीओ के पदों का सृजन किया है। मोटरयान के अधिकारी हैं, जो विभिन्न प्रकार के पद हैं, रैंक हैं, उनकी सुविधाएं हैं, उनकी अधिकारिताएं हैं, इन सबको इसमें धारा 213 के तहत अधिकृत करके इनकी व्यवस्था की गई है। धारा 14 कहता है कि जो प्राधिकारियों के द्वारा पारित आदेश हैं उनका अपील कैसे जाएगी, उनका रिवीजन कैसे किया जाएगा। जैसे आरटीओ है, उनके ऊपर इनके यहाँ रीजनल अफसर होते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, फिर जॉइंट कमिश्नर होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होते हैं। तो सबकी अलग अलग धाराएं, अलग अलग अधिकारिता है कि एक आदमी, ए अधिकारी ने कोई आदेश दिया तो उसकी अपील किसके पास होगी, उसका रिवीजन किसके पास होगा, कोर्ट आदमी कब जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं नियम धारा 214 के तहत दी गई हैं। धारा 215 में ये कहते हैं कि सरकार जो है अधिसूचना में जारी करके प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा परिषद और समितियां बनाएगी। जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति आपको मैंने पहले भी बताया था, जिसके तहत एसटीए बना था, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनी थी शुरू में। उसी प्रकार से सड़क सुरक्षा परिषद और समितियां 215 के तहत बनाई जाएंगी। इसके तहत इनके सदस्यों का विवरण दिया गया है, इनका काम दिया गया, इनका अधिकार दिया गया। धारा 215 क्या कहती है कि केंद्र सरकार चाहे तो अपने कुछ अधिकार राज्य सरकार को ट्रांसफर कर सकती है। कुछ मामलों में अगर वो चाहे कि राज्य सरकार को छूट दे दे कि आप अपने राज्य के हिसाब से कानून बना लीजिए, तो ये पावर केंद्र सरकार के पास है, वो छूट दे सकते हैं। धारा 215 ख कहती है कि एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनेगा। ये संभवतः इसका गठन हो भी गया है, माननीय मोर्थ के माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों ही इसका उद्घाटन किया, जिसमें गृह मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री, ये सारे लोग उसके सदस्य हैं। तो धारा 215 का कहती है कि एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनेगा और वह बोर्ड ही मोटरयानों सुरक्षा उपकरण के डिजाइन, वजन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के मानक तय करेगा, मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण का अनुपालन कराएगा, सड़क परिवहन पारिस्थितिकी की प्रणाली के सुरक्षित और संधारणीय उपयोग को सुकर बनाएगा, इत्यादि इत्यादि काम उनको सौंपे गए हैं। धारा 215 कहता है कि केंद्र सरकार को
नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। ये तो बार बार आपको हर चैप्टर में बात बताई जा रही है, ताकि कोई व्यक्ति यह चैलेंज ना कर सके किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कि कानून आपने कैसे बनाया, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक देश है, हमारे यहाँ हर व्यक्ति की क्षमता का चैलेंज किया जा सकता। तो इसके लिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को संसद ने हर स्टेप पर पावर दी। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, अध्याय 7 में बताया था, अध्याय 6 में भी बताया था, सरकार को कानून बनाने की पावर है। वैसे ही पावर 215 में भी दी गई है, और 215 में राज्य सरकार को ही पावर दी गई है कि आप कैसे एमबी एक्ट को लागू करने के लिए, चलाने के लिए क्या व्यवस्था करते हैं, इसके नियम आप बना सकते हैं। धारा 216 है। धारा 216 कहती है कि यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है, चाहे व्यवहारिक या वैधानिक, यदि कठिनाई पैदा हो रही है तो इसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर उसको दूर कर सकती है। जैसे पीछे आपको मैंने बताया था कि जो धारा 93 के तहत एग्रीगेटर का लाइसेंस मिलता है, उन एग्रीगेटर्स के लिए अभी 2025 में गाइडलाइंस जारी हुई, क्योंकि धारा 93 और धारा 193 दोनों को लागू करने में प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। एग्रीगेटर को फैसिलिटेट करने में, कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी के लिए उन्होंने इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने वो गाइडलाइंस जारी की। तो सरकार को यह पावर एक्ट में दी गई है कि यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई विधिक, व्यवहारिक कठिनाई आ रही हो तो उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। धारा 217 कहते हैं कि मोटर यान अधिनियम 1939, जो मैंने आपसे कहा था ना कि पहला 1939 में एक्ट बना था, तो 1939 के जो प्रावधान थे, जो व्यवस्थाएं थीं, या उसके पहले जो कानून एमबी एक्ट के संबंध में बनाए गए थे, उन सबको निरसित कर दिया गया, रिपील, उनको समाप्त कर दिया गया। और उस दौरान जो पब्लिक को लाइसेंस या अथॉरिटीज दी गई थी, उनको सुरक्षा दी गई ताकि आप नए में अल्टर हो जाए। ऐसा नहीं कि उस दौरान जो गाड़ी पंजीकृत हुई थी, अब 1939 का अधिनियम खत्म हो गया, भाई गाड़ी कंडम कर दो, नहीं, वो गाड़ी को सेविंग दी गई। इन्होंने कहा रिपील एंड सेविंग्स, यानी कि जो प्रावधान थे अब वो लागू नहीं होंगे, लेकिन उन प्रावधानों के तहत जो आपको लाइसेंस मिला है, जो आपको कोई अथॉरिटी दी गई है, या आपके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दंडात्मक वाद चल रहा है, वो सब सुरक्षित रहेंगे, वो चलते रहेंगे, लेकिन प्रावधान खत्म हो जाएंगे। अब वो व्यवस्था लागू नहीं होगी। अब जो व्यवस्था लागू होगी सन 1988, या अब मैं कहूँ तो 2019 की व्यवस्था अब लागू होगी। इस तरह से 2019 में इसका संशोधन जब किया गया तो इन्होंने एक व्यवस्था दी है 217 का। धारा 217 का ये सन 2000 में संशोधन किया गया। हम 2019 की बात कर रहे थे, इन्होंने सन 2000 में इसको जोड़ दिया था पहले ही। इन्होंने कहा कि जो मैंने अभी आपसे बात बताई कि जिन लोगों को 1939 वाले एमबी एक्ट में जो लाइसेंस मिला है, जो परमिट मिली है, जो अथॉरिटी मिली है, वो कंटिन्यू रहेगी। यही सन 2000 में 217 का जोड़ के बताया गया। इन्होंने कहा कि धारा मोटरयान अधिनियम 1939 के अधीन प्रदत्त परमिटें, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ये 1988 में आके नवीनीकृत कर दिए जाएंगे, यानी कि अभी वो नए हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई फीस या कोई ऐसी चीज़ के लिए जो नियम कानून है वो सरकार अलग से बनाएगी, लेकिन उनको ख़त्म नहीं किया जाए। तो मित्रों, एक मैराथन प्रयास करके धारा 217 का पैराकर एमबी एक्ट 1988 संशोधित 2019 का निर्वचन पूर्ण होता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन 217 धाराओं में आपके काम की सारी बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं। आप इसको जाने होंगे, आप इससे परिचित हुए होंगे। जो समझ में आई हो
उनका पालन करिएगा। जो समझ में न आई हो उनको दोबारा तिबारा वीडियो देखिएगा, 4 बार वीडियो को देखिए, देख के उनको समझिए। और अगर स्पष्ट नहीं होता है तो ये पुस्तक खरीद करके पढ़िए, किसी विद्वान अधिवक्ता का सत्संग करिए, उससे कानून के बारे में जानकारी करिए और यातायात नियमों का पालन करिए। और हाँ, ये सारी मेरी मेहनत सड़क सुरक्षा को समर्पित है। मेरा सारा यह काम रोड सेफ्टी और आपकी सुरक्षा के लिए समर्पित है, क्योंकि मेरा अपना नारा है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।